तो चलिए आज मिलते हैं नाहिद खान से। ये एक मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं जो कि एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों ही हैं। एक भी भक्तगण दिखाई नहीं दे रहा है, क्या होगा? ऊपर वाले पर भरोसा रखो, जरूर आएंगे जजमान। इनका जन्म किच्छा में हुआ, पर इनकी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की चाह ही इन्हें मुंबई लेकर गई। चौधरी साहब, आपकी जन्म पत्र के मुताबिक यदि आपको औलाद चाहिए तो दूसरी शादी करनी होगी। दूध वाली, दूध ले लो। इन्होंने मुंबई जाकर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्टर काम करना शुरू कर दिया। क्या बताऊं भैया, हम तो वेदों शास्त्र पढ़ के बैठे हैं। ये जिद नाम का ऐसा प्राणी है जो बिना गड्ढा खोदे पानी निकाल देता है, भले ही वो जमीन रेगिस्तान की क्यों ना हो। काम करने के कुछ सालों बाद ही इन्हें पारिवारिक स्थितियों ने ऐसा घेरा कि इन्हें वापस किच्छा आना पड़ा और किच्छा आके शुरू कर दी इन्होंने पत्रकारिता, और उसके साथ ही साथ ये एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभाते रहे। तो चलिए आज मिलते हैं नाहिद खान से। तो नमस्कार सर, फाइनली आपसे मिलना हो गया। जब मैं आ रहा था एंट्रेंस से, जब अंदर घुसा तो मैंने देखा कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, भूषण छाबड़ा सर के घर भी जब मेरा जाना होता है, या अभी मैं इससे पहले एक क्रिएटिव पर्सन के यहाँ से होकर आ रहा हूँ, जितने क्रिएटिव लोग होते हैं, किताबों से जो सिनेमा की जो इतनी चीज़ें होती हैं, इनसे बड़ा जुड़ाव होता है। ट्राईपोड रखा रहेगा, एक चीज़ें रखी रहती हैं। तो क्रिएटिव लोगों का ऐसा क्या रहता है कि इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं? क्या ये संपत्ति होती है इनकी? दरअसल मूल संपत्ति तो वही है ना कि साहित्य है। साहित्य से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी उसमें क्रियान्वयन के लिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। संपत्ति है ये एक कलाकार के लिए। सर, मैं यहाँ आने से पहले आपके बारे में थोड़ा सा छानबीन कर रहा था, होमवर्क कर रहा था। होमवर्क करना ज़रूरी होता है किसी भी आर्टिस्ट के बारे में। रिसर्च तो बहुत ज़रूरी है। रिसर्च करना ज़रूरी होता है। तो मेरे को पता चला भाई एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, और पत्रकारिता में भी आप सक्रियता दिखाते रहते हैं। समाज को आईना दिखाने का काम भी करते हैं। आपकी फिल्में भी समाज का एक आईना है। तो क्या मानूँ कि कोई फील्ड छोड़ने का इरादा नहीं है आपका क्रिएटिव वाला? दरअसल बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपके रुचि पे सब डिपेंड करता है। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। जब आप समाज में चलते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं। रंगमंच उसका एक बहुत अच्छा बड़ा फील्ड है। रंगमंच से आप सामाजिक चीज़ें सीखते हैं, उसके साथ जो बहुत से ऐसे सरोकार हैं, सामाजिक कार्य में भी आपकी फिर रुचि बढ़ती है। तो क्योंकि एक सिनेमा बेहतरीन ऐसी फील्ड है कि आप उसमें अपनी भावनाएं, अपने विचारों को अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा जो है अलग अलग फील्ड में जुड़ाव होता चला गया। जब कुछ सीखने की कोशिश की मैंने, तो पहले हालांकि बहुत छोटे से उससे शुरुआत की थी मैंने, फिर सारे फील्ड मैंने सोचा कि धीरे धीरे सारे फील्ड में जाके देखना चाहिए। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत होती है सारे कुछ सीखने के लिए, बट क्या है कि मुकम्मल इंसान तो कभी होता नहीं है। मुकम्मल इंसान तो हमेशा सीखना चाहिए, और ये सीखने की चीज़ जो एक जिज्ञासा है वो कभी कम नहीं हो सकती। सर, सपने देखना एक अलग बात है और सपनों के पीछे भागना एक अलग। तो जब आपके दिमाग में पहली बार जो ये जहन में आया कि आपको इस क्रिएटिव फील्ड में घुसना है या एक्टिंग करना है, तो सबसे पहले मुंबई जब आप गए थे, एक्टिंग करने के लिए ही गए थे या कुछ और था मन में? मुंबई का तो एक बहुत सफ़र बड़ा अजीब व गरीब रहा। एक्चुअली हम दो तीन दोस्त थे, और ऐसे ही हम लोगों की आपस में बातचीत हुई। अभी तीनों किस किस प्रोफेशन में हैं? बाकी लोग तो सब फिल्म लाइन में तो नहीं है, वो अपना और वर्क करते हैं, और कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, कोई अपना व्यवसाय कर रहा है। बट क्या है, जब हम लोग भागकर मुंबई गए तो हमारे जहन में जो हम फिल्में देखते थे, और बहुत कम उम्र थी हमारी, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि जो सपनीली दुनिया है, जैसा हम सोचते हैं कि जाके हमें वहाँ काम मिल जाएगा, ऐसा वहाँ कुछ नहीं। हमने अपनी रातें रेलवे स्टेशन पर बिताई, सड़कों पर भी बिताई, बहुत स्ट्रगल किया।
क्योंकि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आपको असलियत से रूबरू होना पड़ता है और तभी कहीं जाकर आपको कोई मुकाम मिलता है। तो वो बहुत संघर्ष किया और वहाँ दरअसल मुंबई नगरी जो है, वहाँ आपको हर आदमी सपोर्ट नहीं करता। लगता है आपको सारे लोग सपोर्ट करेंगे, बट वहाँ आपको सब लोग सपोर्ट नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं, जिनमें से एक फिल्म अभिनेता पंकज कपूर सर का नाम लेना चाहूँगा। वो बहुत अच्छे इंसान थे। आज उसी इंसान की वजह से मैं इतनी ज़्यादा तरक्की कर पाया, आगे जा पाया, बहुत कुछ सीख पाया। जब मैं गया था तो काम नहीं था हमारे पास मुंबई में, हम दर की ठोकरें खा रहे थे, स्टूडियो दर स्टूडियो। तो एक कोई सीरियल की शूटिंग हो रही थी, तो उनका सर मिले। तो बहुत बड़े उस वक्त में उनका सीरियल आता था, जासूस करमचंद, बहुत मशहूर थे, घर घर में देखा जाता था जासूस करमचंद। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, सर कुछ काम नहीं है, हम लोग परेशान हैं। तो उन्होंने हमारी बात सुनी, कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो, क्यों मुंबई आ गए, अपनी स्टडी जारी रखो, वहीं जाओ, वहीं कुछ करो। लेकिन तब भी उन्होंने हमें वहाँ कुछ काम दिलाया और काम दिलाने के साथ उन्होंने हमें समझाया कि जो कुछ है अपने घर जाकर सीखो, क्योंकि अब अपनी प्रतिभा का निखार आप तभी कर पाते हैं जब कुछ सीखेंगे। यहाँ आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो लगता है मुझे कि उनकी जो गाइडलाइन थी, उन्होंने जो हमें एक समझाने की कोशिश की थी और हमने उसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश की और अपनी ज़िंदगी में उसे उतारा। क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान होता है कि आपको चाहता है कि वो आप आगे बढ़े, तरक्की करे, परिवार का नाम रोशन करे। तो ऐसा उन्होंने भी किया और लगता है कि उनकी बातों का बहुत असर हुआ। माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा सम्मान मेरी नज़र में उनका ही है। तो पहली बार जो काम किया आपने, एज ए एक्टर किया, डायरेक्टर किया, राइटर किया, किस फील्ड में पहला काम मिला आपको? पहला काम हम लोग कैमरे के पीछे था, स्टैंड का काम मिला हम लोगों को, जिसे स्पॉट बॉय भी बोल सकते हैं, क्योंकि काम कभी छोटा नहीं होता। और उसके बाद धीरे धीरे डायरेक्टर साहब के एक असिस्टेंट हुए, एक डायरेक्टर थे। वैसे तो कई डायरेक्टर्स के संपर्क में आए हमारे। एक शाहरुख मिर्ज़ा साहब थे, जो तमाम बहुत फिल्में बनाई उन्होंने, सलामी, इश्क में जिन्ना, इश्क में मरना, सलाम बॉम्बे, बहुत फिल्म बनाई। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके साथ भी काम किया। और भी कई डायरेक्टर्स हैं, इनका नाम इस समय मेरे को याद नहीं है। तो सिलसिला चलता रहा और उसके बाद मुंबई से बहुत कुछ सीखने को मिला और काफ़ी समय तक संघर्ष भी किया वहाँ पर, काफ़ी काम भी किया। और अल्टीमेटली कुछ समय बाद पारिवारिक परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे वो मुंबई से वापस आना पड़ा। लेकिन मुंबई से वापस आने के बाद भी मेरा वहाँ से संपर्क ख़त्म नहीं हुआ, लोगों से संपर्क बना रहा और आज तक बना हुआ है। और बीच बीच में जब कभी वक्त मिला तो कुछ ना कुछ करने का, तो कुछ ना करता रहा। पहली बार जब आपने कैमरा फेस किया तो उस मोमेंट के बारे में कुछ बताइए। ऐसा था कि सबसे पहले शुरुआत हमारी हुई थी लेडी डकैत फिल्म की थी। जब मुंबई था तो ठाकुर तपस्वी जो फिल्म के डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर भी थे, उनका था कि अच्छी लोकेशन पे हम लोग कोई फिल्म करें। मैंने उनको बोला आप नैनीताल की वादियों में आइए, बहुत हसीन वादियाँ हैं, बहुत खूबसूरत है, यहाँ आप शूटिंग कर सकते हैं। वो आए यहाँ उन्होंने शूटिंग का प्लान किया, लोकेशन देखी और उसके बाद जब वो यूनिट लेके आए तो हम लोगों ने यहाँ तमाम, चूँकि वो डाकू बेस्ड फिल्म थी, तो यहाँ के जो गांव के क्षेत्र हैं वहाँ पे उनकी शूटिंग की। फिर काड़ोदाम, नैनीताल, वहाँ उनको फिल्माया गया। एक राइस मिल, जो कि यहाँ तराई में राइस मिलें बहुत हैं, एक राइस मिल में एक मोहन जोशी एक्टर के साथ एक पंडित का किरदार होना था। पंडित का जिनको किरदार करना था, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और मुंबई से आ नहीं पाए। क्योंकि सीन करना था, मोहन जोशी जी को वापस जाना था
तो ठाकुर तपस्वी ने कहा कि पंडित का रोल आप कर लो। मैंने सर कभी मैं कैमरा फेस मैंने किया नहीं, कैमरे के पीछे काम किया है, कैसे कर पाऊँगा, नर्वस हुआ था। उन्होंने दिलासा दिया कुछ नहीं, नॉर्मल है एक्टिंग की, जब बारीकियाँ सीखते हो आप सब कुछ कर रहे हो कैमरे के पीछे, कैमरे के सामने आने में क्या दिक्कत है। और फिर मैंने मोहन जोशी के साथ पंडित का किरदार किया, हालांकि बहुत चंद मिनटों का था वो। उसके बाद मैंने कई किरदार निभाए। मैं जहाँ मैं पीछे निर्देशन की बारीकियाँ सीख रहा था, वहाँ मैं एक्टिंग भी कर बैठा। और उसके बाद थोड़ा सा हुआ कि एक्टिंग की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान गया कि कुछ एक्टिंग भी करनी चाहिए। एक जो क्रिएटिव फील्ड के लोग होते हैं ये थोड़ा सा कटाव रखते हैं अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने दोस्तों से, क्योंकि उनको एक स्पेस चाहिए होता है, चाहे वो रात का स्पेस हो, दिन का स्पेस हो। जब आप कुछ लिखते हैं तो बहुत सारे लोगों के बीच बैठ के नहीं लिख सकते हैं। तो क्या आपके संग भी ऐसा है कुछ कटाव? ऐसा नहीं, ऐसे कटाव नहीं बोलते, बस ये होता है कि आप उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। क्योंकि आप जब कुछ काम करते हैं तो आपको एकांत चाहिए होता है। एकांत में आपके विचार जगते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो समझते हैं, सोचते हैं। आप लेखन का जो काम है वो एकांत में ही कर सकते हैं। जब भीड़ होती है, पता लगा मोबाइल फ़ोन बज रहा है, लगातार घंटी बज रही है, आपके विचार ख़त्म होते हैं, टूट जाते हैं विचार। जब विचारों की श्रृंखला टूट जाती है तो आप बेहतर ढंग से कुछ कर नहीं पाते, तो इससे दिक्कत आती है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं इसे हम, लेकिन वैसे नहीं कह सकते इसको हम कि समाज से दूर हो रहे हैं, दोस्तों से दूर हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त के लिए दूर होते हैं जिस समय हम काम कर रहे होते हैं। काम करने के बाद नॉर्मल है, क्योंकि इंसान की कुव्वत होती है कि वो सबसे मिले, सामाजिक बने। ये सब कुछ नहीं सोचेगा, सब कुछ नहीं देखेगा तो ना अच्छा लेखक बन सकता है, ना अच्छा निर्देशन कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जो ये उत्तराखंड है इसमें काफ़ी प्रतिभाओं से जिनसे मेरा मिलना हुआ, तो कहीं ना कहीं आपका नाम वो लेते हैं। तो इतने सारे प्रतिभाओं से जुड़ाव रखना, उन्हें मेंटोर करना, उन्हें गाइड करना, उनको साथ में लेके चलना और उनका दिशा निर्देशन करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर कैसे आई? ऐसा होता ना कि दरअसल क्या है कि मुंबई से काफ़ी लोगों से संपर्क है, और क्योंकि मैं यहाँ उत्तराखंड के नैनीताल, उधम सिंह नगर ज़िले में बैठा हूँ, उनसे संपर्क रहते हैं, तो जाहिर बात है कि मैं उनको सही एडवाइस दूँ। कोई अगर शूटिंग करने आना चाहता है, कोई सॉन्ग करने आना चाहता है, तो उसे सही एडवाइस दूँ, उसे बताऊँ कि यहाँ लोकेशन आपके लायक है, नहीं है। तो इसीलिए उन लोगों से जुड़ाव बना रहता है। और क्योंकि हम उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं करते, उनको झूठ नहीं बोलते, उनको मिसगाइड नहीं करते, तो इसलिए सारे लोग हमारी सलाह मानते भी हैं, आते भी हैं, बातचीत भी होती है। तो वो उस राब्ता बना हुआ है और वो बहुत बेहतर बन गया है। और मैं समझता हूँ जब तक ज़िंदगी है ये रास्ता बना रहेगा और नए लोगों से भी संपर्क होते हैं। आपने काफ़ी टीवी सीरियल्स भी किए हैं, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, काफ़ी नहीं किए। एक टीवी सीरियल है हमारे अंकल शाहिद वहीद खान साहब की, क्या उर्दू दूरदर्शन उर्दू के लिए बना रहे थे, सूरत या सीरत। तो रज़ा मुराद साहब के साथ। कौन बना रहे थे इनको? सूरत या सीरत, रज़ा मुराद साहब के साथ थे, शूट कर रहे थे। तो उसमें एक छोटा सा किरदार निभाया था मैंने रज़ा मुराद साहब के साथ। एज ए डायरेक्टर आपकी कौन कौन सी फिल्में रहीं? नहीं, एज ए डायरेक्टर तो मेरी कोई ऐसी फिल्म नहीं रही। जो कुछ रहा मैं एसोसिएट करता रहा, क्योंकि मैं जो डायरेक्टर थे वो सब मुंबई के थे। चाहे भोजपुरी फिल्म हो, चाहे लेडी डकैत हिंदी फिल्म हो, या और दूसरी फिल्में हों। क्योंकि मेन होता है डायरेक्टर, आप बहुत बड़ा नाम होता है डायरेक्टर। हो क्या गया है, आजकल का चलन हो गया है, हर इंसान आपको खुद को डायरेक्टर बनाने लगा। आप बहुत कुछ सीख लें, आप बहुत अच्छे डायरेक्टर नहीं बन सकते, बहुत बारीकियाँ हैं डायरेक्टर। तो ये मान सकते हैं कि हम डायरेक्शन की फील्ड में हैं, लेकिन क्योंकि हमने शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट किया है, लो एंजल्स प्रोडक्शन की एक फिल्म थी। तो ये लो एजर्स वही अमित दीक्षित भाई अमित दीक्षित मित्र हैं, उनका था कि एक फ़िल्म बनानी है, और भाई वो आए कि वही इसको करना है। एक कंसेप्ट था उनके पास, छोटू चाय वाला,
उनको कहीं भेजना था, तो बोले आप डायरेक्ट करेंगे। उसे हमने सिर्फ 1 घंटे में उस फिल्म को बनाया था, और वो पूरी फिल्म को अमित दीक्षित जी की टीम ने 1 दिन में ही एडिट किया और उसको भेजा गया था कम वक्त में। तो छोटे चाय वाले का डायरेक्शन किया था मैंने शॉर्ट फिल्म का। रीजनल सिनेमा जैसे भोजपुरी में भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। उर्दू की तालीम ली होगी आपने, आपका मदर टंग उर्दू है। हिंदी क्योंकि मातृभाषा है वो चीज़ें ठीक है, लेकिन भोजपुरी में जाना कैसे हुआ ये? भोजपुरी में कई मित्र लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी सिनेमा करते हैं। तो एक अमित गुंबर जी हैं, तो उनके था कि यहाँ एक हिंदी फिल्म तो काफ़ी बनी है, इस बार भोजपुरी फिल्म बनाते हैं। तो उनके कई मित्र थे, मुंबई से आए, तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था उसमें मैं, और वहाँ यहाँ हमने प्लान किया और यहाँ उसको अच्छे से कर पाई। दरअसल आप कोई भाषा जाने ना जाने, तो भाव होते हैं ना, शब्दों से ज़्यादा भाव होते हैं। तमाम एक्टर किसी भी फिल्म में काम कर सकता है, आपको सीखना होता है ना। आप वो भाषा सीख सकते हैं, डायलॉग सीख सकते हैं। जब आप डायलॉग सीखेंगे, बोलेंगे, तो आपको हर भाषा आपको आसान लगेगी। भारत की भाषा है, अगर हम भोजपुरी में बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे प्रांत की भाषा बोल रहे हैं, हमसे जुड़ाव होता है। हिंदी के साथ साथ हम दूसरे लोगों के साथ भी जुड़ाव करते हैं, तो एक बेहतरीन परिणाम निकल के आता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। भोजपुरी में क्या नाम था फिल्म का? फूहड़ सिनेमा और एक फूहड़ सिनेमा थी, एक रानी की हुकूमत थी, ये राकेश कुमार की फिल्म थी, हालांकि अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो वो फिल्म भी यहीं शूट हुई थी। 2 फिल्में हैं वो। उन फिल्मों तक पहुंचना कैसे हो पाया था आपका? दरअसल होता है ना कि काफ़ी ऐसे परिचित लोग हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो सब लिंक रहता है, संपर्क रहता है, तो उसी तरह से आदान प्रदान होता रहता है, बातचीत होती है हम लोगों की। अभी भी कई फिल्म है, कभी बीच में एक आए थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, एक हिंदी फिल्म करना चाहते थे, लॉकडाउन हो गया। अब इसके बाद उनका जो प्लान होता है तो कर सकते हैं। और हमारे जो यहाँ एक नई डगे फिल्म जब बनाई थी हमने, अब भूषण छाबड़ा जी हैं, बहुत रंगमंच के हैं, अच्छी कलाकार हैं, उन्होंने उसमें जेलर का रोल किया था। तो उस समय सब शुरुआत थी, तो हमने एक टीम जोड़ी उस वक्त से, और वो टीम अभी तक चल रही है। इसके हमने कुमाऊनी सॉन्ग किए थे, मेरी बेटी बॉर्डरा, ये उदित नारायण जी ने उसमें गाना गाया था, और बहुत हिट सॉन्ग था वो। उसके बाद एक आपदा पे था, उसका निर्देशन किया था। सॉन्ग तो 8 थे, बट 2 सॉन्ग जो थे बहुत हिट हुए थे। जिस समय केदारनाथ में आपदा आई थी, तो उस आपदा के वक्त पर पूरा गाना था हमारा कुमाऊनी में। और दूसरा उदित नारायण जी का था, जो सेना में लोग काम करते हैं हमारे, तो वो सारे माँ बाप परिवार सब छोड़ के रहते हैं। माँ बीमार है, उसको कैसे देखेंगे, परिवार में तो तकलीफ में है, उसको कैसे देखेंगे, तो वो मर्मस्पर्शी सॉन्ग था, तो उदित जी ने उसे गाया था। कभी बिलक बिलक के रोते हैं आप अभी भी? हाँ, ज़रूर है, इंसान को रोना चाहिए। कभी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आपको हर्ट होता है, परेशानी होती है, तो ज़िंदगी में अगर आप हंसते हैं तो आपको रोना भी आना चाहिए। रोते हैं तभी आप अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आपकी संवेदनशीलता, आप दूसरों की चीज़ समझते हैं, दूसरे का दर्द समझते हैं, तभी पता लगता है ना आप रोते हैं। आप रोते नहीं हैं, इसका मतलब आपके अंदर दिल में दर्द नहीं होता। जिस इंसान के दिल में दर्द नहीं होता वो इंसान नहीं होता, मेरा अपना मानना है। इंसान को दर्द महसूस करना चाहिए और उसके बाद उसे रोना भी चाहिए, ये एक नॉर्मल चीज़ है। माँ हमारी गुजरी, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए अपने बर्बाद किए, हमारे लिए सब कुछ सोचती रही कि बच्ची आगे बढ़े। अगर माँ हमारी नहीं रही तो हमें रोना है। जिसने हमें लिखा, जिसने हमें बनाया, हम उसके लिए नहीं रो सकते, उसके लिए दर्द महसूस नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है कि आपकी आत्मा में वो चीज़ें रस बस जानी चाहिए, आपका दर्द बसा होना चाहिए, तभी आपका एहसास होता है ना, तभी आप सामाजिक होते हैं। वो तो दुनिया है, दुनिया चल रही है, चलती रहे। कितने दिनों से काम इस फील्ड से जुड़ाव रहा है आपका? मेरा तो सन 94 से मैं हूँ इसमें, फील्ड में हूँ।
लगभग 22-23 साल। 22-23 साल से ऐसी कौन सी चीज़ें जो लगातार आपको मोटिवेट कर रही है, लगातार प्रेरित कर रही है इस लाइन में बने रहने के लिए, काम करने के लिए? जबकि कई दौर ऐसा आता होगा कि बहुत सारा काम करने के बाद भी पैसा नहीं आता होगा। दरअसल एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये बताऊँ कि मैं मैं रंगमंच से एक्टिंग के उसमें जो भी काम करता हूँ, पैसे के लिए नहीं करता, क्योंकि पैसे के लिए मैंने दूसरा फील्ड अपनाया हुआ है। मैं बीच में कंस्ट्रक्शन वर्क करता था, अभी भी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ एक जगह। क्या जॉब है? तो मैं लीगल एक तरह से उस कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं पैसा मुझे मिल जाता है। ये एक मेरी ज़िंदगी में एक शौक़ है मेरा, और ये शौक़ तब तक रहेगा जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी। एक क्राइम शो किया आपने, मोस्ट वांटेड, क्या नाम था शो का? इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, शोएब इलासी साहब बनाते थे उसे। तो उस वक्त मैं उत्तराखंड को मैं कवर करता था, और नाटकीय जो रूपांतर होते थे उसका निर्देशन करता था। नाटकीय रूपांतर स्क्रीन प्ले जिसे बोलते हैं वो? नहीं, नाटकीय रूपांतर होता है कि जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उसको हम अपने कलाकारों के द्वारा उसको हम कराते हैं, उस पर एक्टर ढूंढते हैं, क्योंकि जिस तरह की उसमें किरदार होते हैं उससे मिलते जुलते एक्टर चाहिए होते हैं। उसको हम कर ढूंढते थे पहले, और ढूंढने के बाद उसको हम शूट करते थे, उसके बाद एडिट वहाँ होता था। तो ये कौन से चैनल पर प्रसारित बहुत बड़ा ये क्राइम शो था। ये पहले तो उनका GTV पे होता था, और बाद में इंडिया TV पे होता था। ये इंडिया TV मोस्ट वांटेड करके और फरार कौन, ये दो इनकी बातें थे, और एक आधे घंटे का होता था शो और एक होता था 10 मिनट का। तो उसमें नाटकीय रूपांतर का निर्देशन करने का मौका मिला, उसकी स्क्रिप्टिंग करने का मौका मिला, और एक बहुत बड़े जो क्राइम शो बनाते थे अपने आप वक्त के क्राइम शो के बादशाह थे, शहंशाह थे, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। नाम बताना चाहेंगे आप, कौन थे बात? शोएब इलासी साहब। शोएब इलासी साहब। सर, आप एक पत्रकार भी हैं, इंडिया TV से जुड़ाव रहा है आपका। इंडिया TV जो आपकी अदालत जैसा? नहीं, इंडिया TV से जुड़ाव मैं फील्ड रिपोर्टिंग करता हूँ। आपकी अदालत आती है रजत जी का, हमारे बहुत बेहतरीन शो है, काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रहा है। काफ़ी प्रभावित करता है। और रजत जी जो हैं हमारे चीफ एडिटर, वो बेहतरीन प्रेजेंटेशन करते हैं आपकी अदालत को, और सबको देखना चाहिए आपकी अदालत, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, जो मुंबई में नए नए ये युवा जो जा रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? तो असल क्या, लोगों को दिमाग में ये सब चीज़ जहन में आती है कि जिस तरह से हम फिल्में देखते हैं, हम मुंबई जाएंगे और हमें सीधे एक्टिंग का मौका मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत मेहनत करनी होती है, एक्टिंग सीखनी होती है आपको। तमाम इंस्टीट्यूट हैं। सबसे पहले तो आपको एक्टिंग सीखनी चाहिए। आपका चेहरा मोहरा कैसा भी हो, आप गोरे हैं, काले हैं, आप क्रूप हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। दरअसल एक तो वॉइस टैग आपका बेहतर होना चाहिए, जो डायलॉग होते हैं, जो शब्द होते हैं, क्रिएटिव होनी चाहिए। बहुत बारीकियां हैं। सिनेमा, हालांकि हम उसे हिंदी सिनेमा बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें आसान शब्दों का इस्तेमाल डायलॉग में किया जाता है। ज़्यादातर उसमें उर्दू के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो आसान शब्दों में डायलॉग इसलिए बोले जाते हैं कि तम आम भाषा आम लोग उसे समझ पाएँ। आम भाषा की वजह से लोग तालियां बजाते हैं, और उससे सीधे से अट्रैक्ट होते हैं कि वो लगता है कि वो आपकी बात को कर रहा है एक्टर। वो आपके साथ कोई दर्द होता है तो वो लगता है वो दर्द बांट रहा है आपके साथ। अगर हम उसे साहित्यिक भाषा में डायलॉग बोलेंगे तो शायद वो उतने अच्छे ढंग से आपके अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो मिक्स भाषा है, हिंदी उर्दू मिक्स भाषा है, आसान भाषा है जो डायलॉग में इस्तेमाल की जाती है। एक अच्छे पिता बन पाए आप? ज़रूर। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैंने होता ना कि आप बच्चे की परवरिश करते हैं, बच्चे को आप अपने विचार देते हैं। कोई भी माँ बाप सबसे पहले बच्चा जो होता है माँ बाप के विचार ही ग्रहण करता है। आप उसे अच्छे विचार देंगे तो उसकी अच्छी सोच बनेगी, समाज में कुछ करने के बारे में वो करेगा।
और मुझे लगता है कि हम बेहतर कर पा रहे हैं बच्चों के लिए। बाकी तो फिर उनकी अपनी निजी सोच भी होती है, आगे बढ़कर वो हमारी सोच के साथ अपनी सोच जोड़कर आगे क्या करते हैं, क्या करेंगे आगे, तो भविष्य में है। अब तो उनको पता लगेगा आगे जाके क्या करते हैं। हमारी कोशिश होगी वो आगे बढ़ें, और आगे बढ़ेंगे तो हमारा नाम भी रोशन होगा, उनका नाम भी रोशन होगा। पिताजी का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या रहा था आपका? मेरे पिताजी एक छोटे से गढ़ी साहब थे। बहुत विपन्नता में जीवन जिया हमने। तो उस वक्त में, आज तो बहुत बेहतरीन घड़ियाँ आ रही हैं, उस वक्त में घड़ियाँ जो थीं कल पुर्जे उसके होते थे, आज इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है। तो उस वक्त में घड़ी साज बहुत कम होते थे, तो उसको सीखते थे, बड़ी मेहनत होती थी। तो उसी बैकग्राउंड में उन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दी, आगे बढ़ाया और मोटिवेट किया हमेशा कि बेटा हमेशा आगे कुछ करो, बढ़ते रहो आगे। और तभी जो सामाजिक सोच आई कि हमें समाज के साथ भी जुड़ के रहना चाहिए, दूसरे की मदद भी करते रहना चाहिए। इसके लिए पिताजी का हमारा वो था, मोटिवेट किया था उन्होंने कि बेटा कभी भी खुद तकलीफ़ में रह लो, दूसरे की तकलीफ़ में बिल्कुल साझेदार बनो आप। सर, कई बार आपने देखा होगा कि जो एक्टर या एक्ट्रेस, जो बच्चे होते हैं, मुंबई जाते हैं बहुत बड़ा सपना लेके अपने परिवार से लड़के, अपने परिवार से दूर, और कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसरों द्वारा या कुछ सो कॉल्ड सीनियर्स एक्टरों या स्ट्रगलरों द्वारा काम दिलाने के नाम पे या देने के नाम पे उनका शोषण किया जाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से, दोनों तरीके से। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वहाँ मुंबई में काफ़ी तरह के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है पूरी मुंबई गलत है, चंद लोगों को, ऐसे पूरी मुंबई को आप गलत नहीं कह सकते, इंडस्ट्री को गलत नहीं कह सकते। इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आपको समझाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको कहते हैं कि आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो आप एक्टिंग क्लास लीजिए, एक्टिंग सीखिए, बारीकियाँ सीखिए। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रॉड करते हैं, उनका काम सिर्फ पैसा लूटना होता है, पैसा ले लेते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं। तो ऐसे लोग बेनकाब भी होते हैं, जेल भी जाते हैं। तो हर तरह के समाज में लोग, तो मुझे नहीं लगता कि आप पूरी इंडस्ट्री को आप चंद लोगों को यहाँ से गलत कह सकते हैं। लोगों को खुद सोचना चाहिए ना कि जब हम इस फील्ड में जाना है हमें, तो हम उसके लिए मुकम्मल तालीम लें। अगर हम तालीम नहीं लेंगे तो जाहिर बात है आप कुछ सीख नहीं सकते। आप जब तक पढ़ लिख नहीं सकते, आप एजुकेटेड नहीं कहलाते। इसीलिए कोई भी चीज़ है वो शिक्षा ज़रूरी होती है, तो वो भी एक तालीम है। अगर आप एक्टिंग की तालीम नहीं लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपको लगता है कि सब ऐसे ही जाके हो जाए। बहुत मेहनत है एक्टिंग में। एक्टिंग में एक डायलॉग को आप 10 बार बोलते हैं, कई बार टेक होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। दरअसल एक्टिंग अलग चीज़ हो गई जो कि कैमरे से होती है, लेकिन जो लाइव रंगमंच पे जो नाटक करते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसमें तो लाइव होता है, उसमें तो गलती कुछ कर नहीं सकते आप। उसमें तो सीधे आपको खुद संभालना होता है। डायलॉग भूल गए हैं, कुछ हो गया है तो बड़ी समस्या होती है। तो जो रंगमंच से जुड़े लोग होते हैं वो बेहतरीन एक्टिंग कर पाते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में है, वहाँ से जो एक्टर हैं, मची हुए एक्टर हैं, बहुत कुछ सीख के आते हैं। वो आपको दिशा मिलती है वहाँ से। किसी भी आप संस्था में जाएंगे, सीखेंगे तो आपको दिशा मिलेगी, और आपको सीखना ही नहीं चाहेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। वापस आएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत आपको आसपास खड़े होने का काम है, लीड रोल नहीं मिल पाएगा आपको, या सेकेंडरी रोल भी नहीं कर पाएंगे आप। तो जो उन बच्चे और बच्चों के साथ गलत होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए। देखो, जिम्मेदार तो है ना कि जब हम किसी फील्ड में निकल रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, हमें पता है ना कि हमें वहाँ पर क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। इसी तरह से आप जब मुंबई जा रहे हैं तो आप जब तक आपके साथ आपके परिवार के लोग ना हों, आपका कोई वहाँ मित्र ना हो, कोई ऐसा संपर्क ना हो, तो ना जाएं। क्योंकि वहाँ हमेशा अच्छा होगा, आप ये मान के ना चलें। आपके साथ गलत भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। कोई अच्छा इंसान मिल गया, आपकी मदद करेगा तो
आपकी मदद हो सकती है और आप सही दिशा में जा सकते हैं। और गलत मिल गया तो आपके साथ शोषण हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, तमाम घटनाएं होती हैं। वेब सीरीज का एक दौर सा चल पड़ा है, लोग सिनेमा घरों से कटने लग गए हैं, टीवी से भी कटने लग गए हैं, पूरी दुनिया मोबाइल पे, पूरी इंडस्ट्री मोबाइल पे शिफ्ट हो रही है। ये एक वक्त है, सिनेमा में फिल्म देखते थे लोग, उसके बाद टीवी आ गया, अब मोबाइल आ गया, तो उत्सुकता बढ़ती जा रही है, लोगों में चलन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे एक दूसरे को खाते जा रहे हैं ना, कोई भी चीज़ आएगी तो पहले आप देखते थे घर में मोबाइल होता था, सॉरी मोबाइल नहीं था, टेलीफोन होता था। आज टेलीफोन लोगों के घरों में नहीं है, आज सब घरों में मोबाइल है। तो वक्त है जब क्रांति आती है, कुछ बदलाव होता है, तो एक दूसरे को निगल लेते हैं। वही प्रक्रिया चल रही है, इंडस्ट्री भी एक दूसरे को निकलती जा रही है। तो क्या टीवी सीरियल का दौर और फिल्मों का दौर एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, सब दौर चलता रहेगा। बस ये है कि लोगों का रुझान होता है, सिनेमा घर में भी लोग जाते हैं परिवार के साथ, टीवी भी देखते हैं, सीरियल भी देखते हैं। हर आदमी की अलग विचारधारा है, कोई मनोरंजन देखना पसंद करता है, क्राइम शो देखना पसंद करता है, कोई खबरें देखना पसंद करता है, ये चलता रहेगा। एक अच्छे बेटे बन पाए आप? ज़रूर, तो घर में सबसे बड़ा मैं था और हमारी 5 बहनें थी, अभी एक सिस्टर रह गई है। उन बहनों की शादी करना, एक छोटा भाई था उसको पढ़ाना, सारी जिम्मेदारी मैंने निभाई। और जाहिर बात है कि पिताजी के ना रहने पर, तो क्योंकि मैं जब तक पिताजी थे उन्होंने सब कुछ किया, उनके ना रहने पे एक बड़ा घर का एक सदस्य होकर सब कुछ मैंने किया। ये जो हम लोग जहाँ रह रहे हैं उत्तराखंड, यहाँ के जो टैलेंट है, तो ये कहीं बाउंड्रीज़ में बंद के रह रही हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है, इनका एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है। दरअसल ये है ना कि हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार द्वारा कोई फिल्म नीति अच्छे ढंग से बनाई नहीं है, और जो फिल्म नीतियाँ बनाई गई हैं वो कागज़ों में बनी हैं और उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, सही ढंग से इम्प्लीमेंट। ज़मीनी स्तर पे उनकी ज़मीनी स्तर पे जो हकीकत काम नहीं यही हो है कि काम नहीं हो रहा। यहाँ हमारी इतनी खूबसूरत लोकेशंस हैं, एक तरह से मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है पिथौरागढ़ को, और तमाम पहाड़ में हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत है, मुनस्यारी है, नैनीताल है, तमाम अच्छी लोकेशंस हैं। हम यहाँ अच्छे फिल्मकारों को लुभाएँ, नीति बनाएँ, उनको सब्सिडी दें, तो बहुत एक्सपोज हो सकता है और यहाँ के जो लोगों हैं, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो वो कहीं ना कहीं हम उस पुल का काम नहीं कर रहे कि उन लोगों को हम लोग यहाँ बुलाएं और कुछ यहाँ के लोगों की तरक्की करें। तो यहाँ प्रतिभाएं जो हैं, स्थानीय प्रतिभाएं हैं, उनको काम मिलेगा तो उनको अपना मौका मिलेगा प्रतिभा दिखाने का। जब काम नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। यूट्यूबरों के बारे में आपका क्या राय है? कुछ भविष्य है इन लोगों का? देखिए, यूट्यूबर में दरअसल क्या है कि यूट्यूबर सारे ख़राब हैं ये नहीं कह सकता मैं। यूट्यूबर ये होता है कि आप सीधे सीधे बिना सेंसर के आप बहुत सी चीज़ें डाल दे रहे हैं। मेरा अपना निजी मानना है कि यूट्यूब में जिस तरह से फुड़ता शब्दबंदियाँ, गाली गलौज, जो भाषा डाली जा रही है, वो भले ही आपके व्यूअर्स अच्छे हों, आपको लगता हो कि मैं स्टार बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समाज में गलत चीज़ें परोस रहे हैं, ऐसी चीज़ को परोसना बेहतर नहीं है। और मुझे लगता है कि वहाँ भी एक सेंसर होना चाहिए, जो सेंसर करके जिस तरह की जो फुड़ता वाले जो आप कंटेंट डाल रहे हैं वो बेहतर नहीं है, उस पर रोक लगनी चाहिए। मेरे अभी एक मित्र भी कह सकते हैं, मेंटोर गाइड जैसे भी कह सकते हैं, उनसे बातचीत चल रही थी। उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाया है और बाकी मैंने उनसे एक राय मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि, और मेरा भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि वेब सीरीज़ में जो गाली गलौज जहाँ तक की बातें हैं और ये रियलिटी दिखाने की बातें हैं, तो उनसे मैं एक बातचीत चल रही थी कि आप देख रहे हैं, मैं अपने भाई के संग बैठ के नहीं देख पाया या परिवार के साथ बैठ के नहीं देख पाया, मुझे एक अलग कमरे में बंद होकर हेडफोन लगा के देखना पड़ रहा है अपने फ़ोन पे उस वेब सीरीज़ को। तो
तो उन्होंने कहा रियलिटी तो वही है, ज़मीनी स्तर तो वही है। आपस में जब दो दोस्त मिल रहे हैं तो वो गाली गलौज करके बात कर रहे हैं, जब कॉलेज में लोग मिल रहे हैं तो वैसे ही बात करें। हमने उन चीज़ों को प्रदर्शित कर दिया तो लोगों को वो चीज़ें बुरी लग रही हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति हमारी कोई दूसरी है, हमारी परंपराएं दूसरी हैं। आज आप बोलते हो कि वो रियल ज़िंदगी नहीं है। आपने जो कुछ देख रहे हैं, परिवार में आप गाली गलौज पसंद नहीं करते, तो आपका खुद का कहना है। ऐसे में अगर कोई परोस रहा है कोई चीज़ हमें गाली गलौज वाली, हम उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? कि ठीक है, समाज में ऐसे लोग भी हैं जो गाली गलौज पसंद करते हैं, उस भाषा में बात करते हैं, लेकिन हम पारिवारिक ज़िंदगी में अगर बात करें, जो हम अपने दायरे की बात करें, वहाँ हम उन सब चीज़ों से अलग रहते हैं। हम बहुत सौम्य ढंग से बोलते हैं, मृदभाषियों को बोलते हैं, हम गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ज़रूरी होता है कि आप ऐसी चीज़ ना लाएं। मेरा अपना मानना है कि आप ऐसी चीज़ ना लाएं और जो परिवार के साथ हम बैठ के ना देख पाएँ। सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे गालियाँ परोस देना भी एक मुझे नहीं लगता ये ठीक- बेहतर है। ठीक बेहतर है। उचित नहीं है। ऐसा ना, आप बहुत अश्लील फिल्में बन रहे हैं, अब उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते ना आप। गलत तो गलत है ना, सेंसर बोर्ड है उसके लिए, सेंसर बोर्ड को रोकना चाहिए। लेकिन क्या है, आप परोसी जा रही है, बड़े बड़े फिल्मकार परोस रहे हैं, तो वही समाज का हिस्सा बना दिया उसे। आप कहते हैं आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते ना आप। कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्दे में रहनी चाहिए, आप पर्दे से बाहर नहीं निकालनी चाहिए। उसी तरह जो गाली गलौज वाली दूसरी शब्दावलियाँ हैं जो आप, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी गाली गलौज पर है, सब कुछ करते हैं वो, बट आप पूरे समाज को नहीं बोल सकते ना कि पूरा समाज को गाली गलौज करे और वैसी भाषा में बात करे, वो नहीं कर सकता ना। आगे आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर प्रोसेस हैं आपके या फिर फिलहाल बनने तो वाले वैसे हैं? कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने कुछ लिखा है, और लव गुरु करके एक लिखा है मैंने, शॉर्ट फिल्म लिखी है, और एक तांगे वाला बना लिखा है मैंने। तो 2-3 ऐसे शॉर्ट फिल्म हैं लिखी हैं मैंने। अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो तो फिर उस पर कुछ काम करें, और हमारी कोशिश होती है कि जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको काम दिया जाए, कुछ ऐसी प्रतिभा को निखारा जाए। आगे तो उन पर डिपेंड करता है कि उनकी प्रतिभा अच्छी होगी, अच्छा कुछ करेंगे तो आगे जाएं, मेहनत करें, कुछ सीखें, तो सीरियल में भी काम मिल सकता है उनको, फिल्म में भी काम मिल सकता है। सारी बातें हो गई, एक बहुत अहम सवाल जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ाव रखता है, पत्रकारिता, उस पर बात नहीं हो पाई, तो एक बार उसे संदर्भ में पूरा व्याख्या करते तो बढ़िया रहेगा। दरअसल क्या है कि मैं बहुत छोटी उम्र में पत्रकार बना था, और उस वक्त में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था। छोटे अखबार निकलते थे, एक पर्वत मित्र अखबार निकलता था गुप्तकाशी चमोली से, धर्मानंद सेमवाल जी संपादक थे। उनको चिट्ठी लिखी, फ़ोन होते नहीं थे, चिट्ठी लिखी, उनका जवाब आया, मैंने लिखा पत्रकार बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने बहुत स्वागत है। तो उनको हमने कुछ खबरें लिखकर भेजी, तो उन्होंने उस खबर को छापा नहीं और हमें वापस भेज दिया, और हमसे कहा कि भाई आप थोड़ा अखबार पढ़ें, अखबार को देखें और उसके बाद लेखन करें। उसके बाद एक धुन सवार हो गई कि भाई पत्रकार जो हमने लिखा उसमें हमने क्या सही नहीं लिखा, क्यों हमारी खबर वापस आई, क्यों नहीं छपी। और उसके बाद हम लगातार अखबार पढ़ते रहे। उसके बाद हमने जो भी खबरें भेजी वो फिर वापस कभी नहीं आई। खबरों के साथ हमारा विश्लेषण भी होता था। छोटे अखबार से हम जो शुरुआत की थी हमने, उसके बाद हमने एक अखबार निकाला कुमाऊँ एक्सप्रेस, उसके संपादक थे हम, और जो प्रधान संपादक थे श्यामतो तिवारी थे, और काफ़ी समय तक उसे हमने साप्ताहिक अखबार से निकाला। उसके बाद धीरे धीरे हमने जागरण में भी काम किया, विश्वानों में काम किया, और उस वक्त के बड़े अखबार थे बुलेट्स और करंट, उसमें काम किया। उसके बाद नवभारत टाइम्स में मैं रहा, 10 साल संवाददाता के पद पे रहा, तो उसमें काम किया मैंने। और मैं अपराध कथाएँ भी लिखता था। उस दौर में जो आज टीवी सीरियल पे हम क्राइम शो देखते हैं, तो उस समय क्राइम शो तो नहीं, टीवी थे ही नहीं दूरदर्शन के अलावा। उस वक्त में हमने नूतन कहानियाँ, मनोरम कहानियाँ, सत्य कथा और तमाम ऐसी कथाएँ लिखते थे। पुलिस की
अपराध विशेष, तो वो कथाएँ लिखी हैं हमने। तो कहानी का जुड़ाव भी हमारा हुआ, फिर हम कहानियाँ भी लिखी हैं, तो वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद दौर आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो शुरुआत हमारी हुई आंखों देखी, डीडी मेट्रो पे आता था, आधे घंटे का एक कार्यक्रम था, उस पर शुरुआत की। फिर हम JNTV में गए और JNTV में काम किया। उस वक्त में JNTV पहला न्यूज़ चैनल था, तो उसके बाद शुरुआत की। उसके बाद इंडिया TV में आ गया और प्रेस्टेज ऑफ इंडिया जो है समाचार एजेंसी भारत की, तो उसमें भी मैं जिला संवाददाता हूँ, उसके लिए भी काम करता अभी आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? दाल रोटी के संग बटर और चिकन हो जा रहा है या खाली दाल रोटी? हूँ। देखिए, नॉर्मल ज़िंदगी है और वाक़ा कभी ऐसी मन में वो रही नहीं कि बहुत कुछ मिल जाए। इतना हो रहा है कि परिवार का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ईश्वर है, जिस हाल में रखे उस हाल में सुखी रहना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। संतुष्ट हो गए हैं ज़िंदगी से? पूरी लाइफ संतुष्ट है। वैसे तो आदमी ज़िंदगी में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन खुद को हम संतुष्ट मानना चाहिए, क्योंकि जो कुछ कर रहे हैं आप उसी का आपको सिलसिला मिलता है। वो मुझे लगता नहीं है कि मुकम्मल है लाइफ ठीक ठाक। चलिए सर, बहुत मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, आज हम मिल रहे थे नाहिद खान साहब से, जो एक एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और एक पत्रकार भी हैं। इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनकी जीवनी को, इनकी ज़िंदगी को हमने कैप्चर करने की कोशिश की। आपके सामने वो सारे सवालात और सारी चीज़ों को मैं लाने की कोशिश किया, जिससे शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आए और आप लोग भी अगर किसी फील्ड में आना चाहें तो नाहिद सर के ज़िंदगी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सर, मेरे शो का टैगलाइन है जस्ट अ बिगनिंग। उसके पीछे की एक वजह यह है कि मैं जितनी मूवीज़ देखता हूँ, सारी मूवीज़ के लास्ट में आता है दी एंड, लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी किसी भी मूवी का दी एंड नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ मूवी खत्म होती है वहीं से चीज़ें अच्छी शुरू होती हैं। और सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लिखते हैं दी एंड। तो इन फ्यूचर कभी मेरी मूवीज़ या कुछ चीज़ें आएंगी, कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो मैं कभी दी एंड नहीं लिखूंगा। मेरा शो भी जब लास्ट में खत्म होता है तो लिखाता है जस्ट अ बिगनिंग। मैं कहूँगा एक बार आप कैमरे की तरफ देख के बोल दें जस्ट अ बिगनिंग। जस्ट अ बिगनिंग। और फिल्मी चाणक्य देखते रहिए। सर, एक बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलना होगा आपको। सब्सक्राइब करें फिल्मी चाणक्य। फिल्मी चाणक्य। ठीक है गाइस, सी यू सून। जस्ट अ बिगनिंग।